नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। मैं एकदम बढ़िया हूँ। आशा करता हूँ आप भी अच्छे होंगे और बेहतरीन तरीके से आप इतिहास पढ़ रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे, अच्छा सा आपको कंसेप्ट मिल रहा होगा, बेहतरीन कंटेंट मिल रहा होगा और आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा, ऐसे ही मुझे आशा है। क्योंकि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, इतने सारे पुस्तकों को देखने के बाद जो कंटेंट आपको मैं दे रहा हूँ, उस कंटेंट को देखकर आपको लग रहा होगा कि वास्तव में इसमें कितनी मेहनत हो रही है। आप उठा के देखना, कोई भी किताब यदि उठा के देखोगे ना, तो किसी भी एक पुस्तक में इतना कंटेंट नहीं मिलेगा आपको जितना मैं कंटेंट इससे ज़्यादा तो मिल जाएगा, लेकिन मोस्ट कंटेंट एक पुस्तक में इतना मिल पाना। अन्य सारी चीज़ें और भी रहती हैं पुस्तक में, बहुत सारी रहती है, लेकिन इतना मोस्ट कंटेंट और इतने सबसे बड़ी बात यह है कि इतने सरल तरीके से मिल पाना। इतना जो सिंप्लीफिकेशन में जो करता हूँ टॉपिक का, जैसे हमने मध्य पाषाण काल पढ़ा, उसमें सबसे पहले परिचय देखा, उसके बाद फिर नामकरण देखा, फिर तीसरे पॉइंट के रूप में उपकरण देखे, फिर चौथे पॉइंट के रूप में विशेषताएं देखी, पांचवें पॉइंट के रूप में प्रसार क्षेत्र देखा, फिर प्रसार क्षेत्र के भी हमने 8, 10, 12 पॉइंट बनाकर और अलग अलग भागों में उसको देखा, है ना। तो ऐसी जो चीज़ें हैं ना, वो सिंप्लीफिकेशन बहुत कम देखने को मिलता है ना। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि आपको बड़ा आनंद आ रहा होगा, आप इतिहास में जी रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है ना। और वास्तव में होना भी यही चाहिए, ठीक है। तो कल हमने जो है मध्य पाषाण काल पढ़ लिया था और मध्य पाषाण काल कल पूरा पढ़ लिया था। आज हम नव पाषाण काल की शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। नव पाषाण काल में मुश्किल से 2 या 3 क्लासें होंगी, शायद 3 क्लासें हो जाएंगी, क्योंकि एक क्लास में हम परिचय और एक सामान्य विशेषताएं देख लेंगे और दूसरे नंबर पे हम जो देखेंगे उसका प्रसार क्षेत्र देखेंगे। संभव है कि प्रसार क्षेत्र में थोड़ा सा 2 क्लासें लग सकती हैं, है ना। बस इतना सही होगा, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं आएगी। नवपाषाण काल फिर हमारा पूरा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं हेडिंग जमा देता हूँ नवपाषाण काल की और आप भी हेडिंग जमा दीजिए, ठीक है। प्यारे साथियों, एक फैक्ट मैं आपको लिखाना चाहूँगा जो कि मध्य पाषाण काल का था। काफ़ी अच्छा फैक्ट है, वो मैं कल लिखा नहीं पाया था, मतलब बोल तो दिया था मैंने, लेकिन विशेषताओं में मैंने बोला था कि मध्य पाषाण काल में छोटे छोटे जो माइक्रोलिथ जो उपकरण बनाए गए थे, उनको फेंक कर इंसान है जो मारता था अपने शिकार के ऊपर, और उससे है जो अपनी शिकार करके और वो भोजन प्राप्त कर लेता था, फेंक कर मारता था। इस कारण प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ, है ना, मध्य पाषाण काल में। ये बात मैंने बोली थी, लिखी नहीं थी, तो आप लिख लीजिए। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि मध्य पाषाण काल में प्रक्षेपास्त्र तकनीक का विकास हुआ था, ठीक है, विकास हुआ था। पहली बार था ये, है ना, ये पहली बार था। तो ये जो फैक्ट है, आप मध्य पाषाण काल की विशेषताओं के अंतर्गत ये वाला पॉइंट आप डाल देना, काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं लिखा रहा हूं। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन इंपॉर्टेंट जो बात थी वो लगभग मैंने आपको लिखा दी, ये बच रही थी, ये मैंने अब आपको लिखा दी है, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे नव पाषाण काल के ऊपर। मैं इसको मिटा देता हूं, आपने इसको उतार ही लिया होगा, ठीक है। तो हम आते हैं सीधे नव पाषाण काल की हेडिंग डालते हैं प्यारे विद्यार्थियों, और हम चलते हैं सीधे नव पाषाण काल की ओर। नव पाषाण काल, इसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं नियोलिथिक एज, ठीक है, नियोलिथिक एज, ठीक है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं पहले इसका थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर देता हूं, जैसा कि हम करते आए हैं प्रत्येक टॉपिक का, कि इसमें हम सबसे पहले क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले तो हम एक इसका बेसिक परिचय वो देखेंगे। देखो, परिचय देखना बेहद आवश्यक होता है, क्योंकि बिना परिचय के हम उसकी जो मूल अवधारणा होती है उसको समझ ही नहीं पाते। आखिर ये इसकी जो नींव है वो कहाँ से पड़ी और कहाँ जाके ये रुकेगा।
तो ये चीज़ बहुत आवश्यक है। उसके बाद हम इसकी विशेषताएं देखेंगे, है ना। इसके बाद इसकी विशेषताएं देखेंगे कि आखिर इस काल की क्या विशेषताएं रही हैं, और तीसरे पॉइंट के रूप में हम इसका प्रसार क्षेत्र देख लेंगे, है ना, प्रसार क्षेत्र देख लेंगे। ठीक है, तीसरे पॉइंट के रूप में हम इसका प्रसार क्षेत्र देख लेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, काफी महत्वपूर्ण है ये वाला भाग भी, और मतलब इसकी जो परिचय है वहां से भी सवाल बनता है, विशेषताओं से बनता है, प्रसार क्षेत्र से बनता है। तो तीनों ही बिंदु काफी महत्वपूर्ण है, इसलिए आप अच्छे से इसके नोट्स बनाना, अच्छे से सुनना, ध्यान से सुनना। काफी कंसेप्ट बेस्ड सवाल भी यहाँ से बनता है। ठीक है, तो हम बिना देरी किए परिचय पे सीधे आते हैं। तो परिचय में मैं आपको सबसे पहले कुछ बातें बोल के बता देता हूँ, फिर यहाँ पे लिखेंगे। बोल के बताने वाली चीजें वैसे है नहीं, फैक्चुअल ही है, सीधा तो लिखेंगे उससे भी समझ में आ जाएगा, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ तो थोड़ा सहूलियत रहेगी आपको समझने में, याद रखने में। तो मैं आपको बताऊं, मैंने आपको पहले जो पहली क्लास थी पाषाण काल की, उसमें ये बताया था कि पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल शब्द पहली बार किसने प्रयोग में लिए थे, है ना। तो आप बताएं जरा कि पुरा पाषाण काल और नव पाषाण काल शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था, किस किस को याद है, ईमानदारी से आप कमेंट करना, मैं बाद में पढ़ लूंगा, है ना, जरूर पढ़ूंगा आपके कमेंट को, और इस बात का जवाब आपको देना है। मैं देखूंगा कि कौन कौन लोग जो हैं वो मेरी क्लास को देख रहे हैं और किन किन को ये बात याद है। देखो, अपनी ईमानदारी से कमेंट करना कि ये हमको वास्तव में याद था, जितना याद है उतना कमेंट करना, देखना मत, देख के कमेंट मत करना, कहने का मतलब। और यदि याद नहीं है तो देख लेना, लेकिन कमेंट जो करो वो अभी वर्तमान में जितना याद है उतना ही कमेंट करना, ठीक है, अपनी ईमानदारी से। अब मुझे नहीं पता आप कहाँ कहाँ से लोग देख रहे हैं और कहाँ कहाँ से बैठे बैठे कमेंट कर रहे हैं। देखो, ये डिजिटल युग का ज़माना भी बड़ा अद्भुत है। मतलब एक ज़माना जब हुआ करता था, जब टीचर कहता था विद्यार्थियों से कि अरे सीधा बैठ जा, सामने देख, इधर उधर मत देखे, है ना, इतनी सारी बातें कहता था। लेकिन आज जो स्टूडेंट है वो अपनी मन की मर्जी जब आए तब वो देखता है क्लास, और जिस स्थिति में वो देखना चाहे उस स्थिति में देखता है, चाहे वो सो के देखे, बैठ के देखे, तिरछा बैठ के देखे, कुर्सी पे बैठे, नीचे बैठे, मतलब बड़ी उसकी विशेषता है ना। तो ठीक है, परिचय में मैं आपको बताऊं। अब मैं बताता हूं कि सबसे पहले नवपाषाण काल और पुरापाषाण काल शब्द का प्रयोग जो किया था वो सर जॉन लुबाक ने किया था, है ना। सर जॉन लुबाक की पुस्तक का नाम भी मैंने आपको लिखाया था, प्री हिस्टोरिका टाइम्स, जो कि 1865 में ये नाम का प्रयोग किया था सर जॉन लुबाक ने। 1865 कई पुस्तकें जो हैं 1864 भी लिखती हैं, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी सन नहीं आती 64 या 65, दोनों में से कोई एक आएगा। दोनों आए तो आप 65 के ऊपर चले जाना। वैसे भी आरपीएससी श्योर नहीं है, उसने कभी सोर्स जारी नहीं किया कि वो किसको सही मानेगी, लेकिन जो ऑथेंटिक आंकड़े हैं वो अधिकतर 1865 ही लिखते हैं, है ना। तो ये वाली बात हम लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो आप परिचय हेडिंग डालो और परिचय में लिखना प्रारंभ करो। ठीक है, परिचय में लिखना प्रारंभ करते हैं। मैं इसको मिटा देता हूं प्यारे साथियों, और फिर हम परिचय में लिखते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो परिचय में क्या लिखेंगे हम, 1 नंबर पे मैं यहाँ पे परिचय डाल के और फिर लिखता हूं। ठीक है, परिचय। तो सबसे पहली बात हम जो परिचय में लिखने वाले हैं वो यही लिखेंगे कि 1865 ईस्वी में 1865 ईस्वी में सर जॉन लुबाक ने अपनी पुस्तक प्री हिस्टोरिका टाइम्स कब लिखी, 1865 ईस्वी। वो वहां भी लिख दी थी सर, यहाँ भी लिख दिया। ठीक है, प्री हिस्टोरिका
टाइम्स में पहली बार भारत के पहली बार भारत के प्राक इतिहास को चार भागों में बांटा था। ठीक है, चार भाग कौन कौन से थे? देखिए, चार भाग कौन कौन से थे वो मैं यहाँ पे लिखूं। चार भागों में जो बांटा था उसमें जो पहला भाग था वो था पुरापाषाण काल, है ना, पुरापाषाण काल, जिसको हम क्या लिखते हैं अंग्रेजी में? पैलियोलिथिक एज, है ना। दूसरा जो भाग आ जाएगा वो आ जाएगा नवपाषाण काल, अर्थात नियोलिथिक एज, ये वाला काल जो अभी हम पढ़ रहे हैं। तीसरे नंबर पे उन्होंने जो रखा था वो रखा था कांस्य काल। कौन सा रखा था? कांस्य काल, जिसको हम पढ़ते हैं ब्रॉन्ज एज अंग्रेजी में, है ना, ब्रॉन्ज एज। और चौथे नंबर पे जो रखा था उन्होंने वो रखा था लोह काल। कौन से रखा था? लोह काल। ठीक है, लोह काल रखा था। अब प्यारे साथियों, आप कह रहे होंगे कि सर, एक मन में जिज्ञासा उठ रही होगी कि सर आपने तो ये दो कालों के बारे में ही बताया था कि सर्जन लुबाक ने पहली बार पुरापाषाण काल और नवपाषाण काल शब्द का ही प्रयोग किया था। दो ही काल मैंने लिखाया आपको ना फर्स्ट क्लास में, लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि आपने चार कालों की बात की है। देखिए, दोनों में फर्क महसूस करना। देखो, इन दोनों कालों का पहली बार प्रयोग किया था सर्जन लुबाक ने, लेकिन इन दोनों शब्दों का पहली बार प्रयोग सर्जन लुबाक ने नहीं किया था। याद करना आप, इन दोनों शब्दों का पहली बार प्रयोग किसने किया था, ये भी सवाल आपसे है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, मैं बाद में पढ़ूंगा कि किसने किया था। मैंने आपको लिखा है पहली क्लास में। अब देखो, मैं जवाब देता हूं, आप कमेंट अपनी ईमानदारी से करना, ठीक है। हाँ, आज से आपका टेस्ट शुरू हो गया है, अब मैं लगातार आपसे सवाल करूंगा, ठीक है ना। अब देखिए, कांस्य काल और लोह काल का पहली बार जो प्रयोग किया था वो पीएफ सुहम ने किया था, 1776 में किया था। याद आ गया होगा आपको, ठीक है। तो इसलिए मैंने कहा है कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग पहली बार तो सर्जन लुबाक ने किया, इन दोनों शब्दों का प्रयोग पहली बार किसने किया? पीएफ सुहम ने किया। लेकिन संपूर्ण भारत को सर्जन लुबाक ने जो बांटा था वो चार कालों में बांटा था, है ना। आप समझ गए होंगे। तो मैं यहाँ पे इशारे के लिए मैं हल्का सा संकेत जरूर मैं कर देता हूं कि इन दोनों शब्दों का प्रयोग पहली बार यहीं हुआ, है ना। इन दोनों शब्दों का पहली बार प्रयोग यही हुआ, जबकि इन दोनों शब्दों का पहली बार प्रयोग पीएफ सुहम ने 1776 में कर लिया था। तो मैं यहां पे लिख देता हूं, इन दोनों शब्दों का प्रयोग पहली बार 1776 में पीएफ सुहम ने किया था, है ना। पीएफ सुहम ने किया था। आपको याद होगा कोपेनहेगन संग्रहालय में जो उपकरण रखे थे उनके आधार पर इसने बांटा था। इतिहास को तीन कालों में बांटा था, पाषाण काल, कांस्य काल और लोह काल, तीन कालों में बांटा था पीएफ सुहम ने, है ना। तो इस प्रकार से हम ये बात कर लेते हैं कि नवपाषाण काल या नियोलिथिक एज का जो पहली बार प्रयोग किया, इस शब्द का जो प्रयोग किया वो किसने किया था? सर्जन लुबाक ने किया था, ठीक है। ये बात मैं आपको बता दिया हूं, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर जो है इस काल को गार्डन चाइल्ड ने कृषि क्रांति कहा
और नवपाषाणिक क्रांति नाम दिया। क्यों दिया? क्योंकि इस काल से पहले और इस काल में जबरदस्त परिवर्तन देखने को मिले, आमूल चूल परिवर्तन देखने को मिले, है ना, इसलिए क्रांति नाम दिया। देखो, क्रांति शब्द से जो तात्पर्य होता है ना, वो किसी प्रकार के लड़ाई झगड़े, शोर शराबे या किसी दंगे फसाद से नहीं होता। क्रांति का मतलब होता है व्यापक तौर पे जब परिवर्तन होता है, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक क्षेत्र में हो, राजनीतिक क्षेत्र में हो, आर्थिक क्षेत्र में हो, धार्मिक क्षेत्र में हो, किसी भी क्षेत्र में जब व्यापक परिवर्तन होता है, पूरी व्यवस्थाएं जब बदल जाती है ना, तो उस स्थिति को हम क्रांति कहते हैं, है ना। इसलिए यहाँ पे भी पूरी व्यवस्थाएं बदल गई थी, इसलिए गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाण काल को कृषि क्रांति का काल कहा और नवपाषाणिक क्रांति कहा था, है ना। तो ये फैक्ट भी हम यहीं पे डाल देते हैं। सेकंड पॉइंट के रूप में मैं ले लेता हूं परिचय के सेकंड पॉइंट के रूप में, ठीक है, कि यहाँ पे मैं लिखता हूं कि इस काल को गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति व कृषि क्रांति नाम दिया। कृषि क्रांति नाम दिया, ठीक है। इस काल को गार्डन चाइल्ड ने नवपाषाणिक क्रांति व कृषि क्रांति नाम दिया। कारण क्या था? आमूल चूल परिवर्तन होने के कारण। मैं यहाँ पे थोड़ा सा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको अंडरलाइन करके और लिख देता हूँ। कारण क्या था? आमूल चूल परिवर्तन के कारण। आमूल चूल परिवर्तन के कारण। आमूल चूल परिवर्तन कैसा? राजनीतिक परिवर्तन। राजनीतिक में तो बहुत कम परिवर्तन हुआ था, लेकिन आर्थिक परिवर्तन और सामाजिक परिवर्तन पूरा बदल गया था। मतलब इससे पहले मानव स्थायी रूप से नहीं रहता था, बर्बर था, आदिवासी था, लेकिन इस काल में मानव स्थायी रूप से बसने लगा। इस काल से पहले मानव मकान नहीं बनाता था, इस काल में मकान बनाने लगा, झोंपड़ियां बनाकर रहने लगा। इस काल में पहली बार परिवार जैसी संस्था है जो स्थापित हुई। इससे पहले कोई परिवार से परिचित नहीं था, परिवार जैसी संस्था से परिचित नहीं था। कृषि करने लगा, पशुपालन करने लगा, पहिए का आविष्कार हुआ, कपड़े से है जो परिचित हो गया, खाद्यान्नों से परिचित हो गया। मतलब जबरदस्त परिवर्तन थे। विशेषताओं पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे हो जाती है, ठीक है। तो गार्डन चाइल्ड ने ये बात जो लिखी है ना, ये इसमें अलग अलग पुस्तकें मिलती हैं कि भाई किस पुस्तक में क्या ये बात कही थी। तो कोई कहता है कि मैन मेक्स हिमसेल्फ नाम से एक पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में मिलता है। जबकि कई एक जगह ये मिलता है कि एक पुस्तक थी ऑन लाइट ऑफ एन एंशिएंट नाम से एक पुस्तक लिखी थी इन्होंने, है ना। तो वो पुस्तक इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है नहीं और कंट्रोवर्सी है, तो हम उसको भी छोड़ते हैं। मैं उसको थोड़ा सा ढंग से डिस्कस करूँगा, क्योंकि आर्य की गाइड में ये पुस्तक मैन मैक्स हिमसेल्फ नाम मिलता है आर्य की गाइड में, है ना। तो लेकिन अभी क्योंकि आर्य की गाइड को हम प्रमाणिक मान नहीं सकते, तो मैं पुस्तक का नाम यहाँ पे नहीं लिख रहा हूँ और मैं ढंग से रिसर्च करके और तब ही आप तक है जो कंटेंट पहुंचाऊंगा, ताकि आप एररलेस कंटेंट आपको मिले, ताकि एग्जाम में आप कोई गलती ना करो, ठीक है। तो ये वाली बात यहाँ पे हो गई। अब हम देखते हैं कि पहला जो नवपाषाणिक जो उपकरण था वो हमें कहाँ से प्राप्त हुआ। तो वो हमको प्राप्त हुआ था कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर नामक स्थान से मीडोज टेलर ने और 1842 ईस्वी में खोजा था, है ना। तो ये फैक्ट मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तीसरे नंबर पे हम लिखते हैं कि इस काल का पहला पाषाण
इस काल का पहला नवपाषाणी, इस काल में लिख दिया है तो फिर नवपाषाण लिखने की आवश्यकता नहीं है। इस काल का पहला पाषाण कुठार कुठार किसको मिला था? मेजर टेलर को मिला था, है ना? मीडोज टेलर, है ना? मीडोज टेलर ने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर स्थान से खोजा था। लिंगसुगुर स्थान से खोजा था। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है प्यारे विद्यार्थियों। इस काल का पहला जो पाषाण कुठार था, हस्त कुठार, वो मीडोज टेलर ने 1842 ईस्वी में कर्नाटक के रायचूर के लिंगसुगुर स्थान से खोजा था। इसमें आपको ये लिंगसुगुर स्थान जो है ये इंपॉर्टेंट है, काफी महत्वपूर्ण है, ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। लिंगसुगुर ध्यान रखना है, मीडोज टेलर का नाम ध्यान रखना है, 1842 की ये डेट भी ध्यान रखनी है, ध्यान रखना है ना। मीडोज टेलर को भी याद रखना है, ये तो मैंने रेड कलर में लिखा ही है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको ये फैक्ट याद रखना है। अब ध्यान रखना, एक फैक्ट और बहुत अच्छा है यहाँ पे कि ये तो था पहला उपकरण खोजा गया था, कुठार खोजा गया था, यानी कुल्हाड़ी खोजी गई थी मीडोज टेलर के द्वारा। लेकिन पहला खोजा गया स्थल कौन सा था, है ना? स्थल कौन सा था? तो वो स्थल जो आता है नवपाषाण, मतलब पहला खोजा गया नवपाषाणिक स्थल कौन सा था? तो वो था टोंस नदी घाटी का क्षेत्र, जो कि 1860 में खोजा गया था ले मेसेरियर के द्वारा, है ना? ले मेसेरियर द्वारा नवपाषाण काल का पहला स्थल टोंस घाटी क्षेत्र खोजा गया था। ये बात भी मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, तो हम लिखते हैं अगले पॉइंट के रूप में, इस काल का पहला स्थल ले मेंसूरियर द्वारा 1860 ईस्वी में टोंस नदी घाटी, जो कि यूपी में पड़ती है ना, घाटी से खोजा। ठीक है, टोंस नदी घाटी यूपी से खोजा। ठीक है, तो देखो यहां पे कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। यदि पहला उपकरण पूछे, पहला नवपाषाणिक उपकरण कहां से खोजा गया, उपकरण की बात आए तो लिंगसुगुर नामक स्थान आएगा, जो कि कर्नाटक के रायचूर में पड़ता है। जबकि पहला स्थल पूछ ले तो टोंस नदी घाटी का क्षेत्र आ जाएगा यूपी वाला। ठीक है, टोंस नदी घाटी का क्षेत्र यूपी वाला आ जाएगा। ठीक है, स्थल पूछे तो टोंस नदी घाटी 1860, और उपकरण पूछे तो 1842 लिंगसुगुर नामक स्थान से, है ना। तो आपको ये टोंस नदी घाटी जो है ये अच्छे से याद रखना है। मैं इसको थोड़ा सा अंडरलाइन कर देता हूं। ठीक है, ये लो साहब, ये मैंने ये नाम भी बड़ा था, ये भी जो है स्थल का नाम, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको भी आप याद रखें तो आपका जो प्रश्न है वो गलत नहीं होगा। ठीक है, तो ये प्यारे विद्यार्थियों ये था मामला हमारा परिचय वाला, जो आपको समझ में आ गया होगा। ये जो फैक्ट है काफी महत्वपूर्ण फैक्ट है, प्रत्येक फैक्ट महत्वपूर्ण है, आपको ये याद रखना ही है। ठीक है, तो पहला स्थल पूछे तो लेमेश्वर द्वारा और टोंस नदी घाटी क्षेत्र खोजा गया था, है ना। अब देखो आपके दिमाग में एक विचार आ रहा होगा कि सर, जो पुरापाषाण काल है उसकी खोज तो 1863 में हुई थी, 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 1863 में हु
नवपाषाण काल की तो 1842 में हो गई, यानी कि पहले बाद वाला काल पहले खोजा जा रहा है ना। और मध्य पाषाण काल तो 1867-68 में खोजा गया था। तो बिल्कुल ये बात सही है कि 1842 में ये उपकरण खोज लिए गए थे, तब तक हमको पुरापाषाण काल के औजारों की जानकारी नहीं हुई थी या पुरापाषाण काल के औजार नहीं मिले थे। तो हमने इन उपकरणों को तब तक विभाजित किया ही नहीं था कि ये पुरापाषाण काल का है, नवपाषाण काल का है, मध्यपाषाण काल का है ना। लेकिन जैसे ही 1863 में, देखो 1842 में पहला उपकरण मिला, ठीक है, ये कुठार मिला 1842 में। फिर 1863 में जब पल्लवरम से और आरबी फुट को जब हस्त कुठार मिला, कुल्हाड़ी मिली पल्लवरम से, तब जाके उन्होंने विभाजित, तब जाके जो पुरातत्वविद थे उन्होंने इन उपकरणों के आधार पर काल का विभाजन किया कि ये जो उपकरण है ये यानी कि पुरापाषाण काल का जो उपकरण था वो थोड़ा भोंडा था, भद्दा था, है ना। और ये जो उपकरण था, ये वाला जो कुठार था, ये थोड़ा पॉलिश वाला था, अच्छी क्वालिटी का था, विकसित था, परिष्कृत था। तो पुरातत्वविदों ने ये अनुमान लगाया कि जो भोंडा है, भद्दा है, ये तो पुराना होगा, क्योंकि उसका परिष्कृत रूप ये था बाद वाला, तो वो उसको फिर बाद वाले काल में रखा। इस आधार पे फिर जो काल का विभाजन करते हुए और इस वाले कुठार को तो उन्होंने नवपाषाण काल का नाम दिया, जो कि पहले खोजा गया था, है ना। और पुरापाषाण काल को जो भोंडा था, जो भद्दा था, जो आकार में भारी था, उसको है जो पुरापाषाण काल में रखा। इस प्रकार से काल विभाजन हुआ। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फैक्ट और लिखना चाहूंगा। वैसे बात हमने लिख रखी है तीनों जगह, लेकिन तीनों जगह अलग अलग लिख रखी है हमने, मतलब एक जगह कंटेंट नहीं है ना, 3 क्लासों में हो रखा है वो। तो मैं एक क्लास में कर देता हूं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे। देखो पाषाण काल जो है उसको हमने 3 कालों में बांटा। कैसे कैसे, देखो मैं यहाँ पे लिखता हूं पाषाण काल, ठीक है, पाषाण काल। पाषाण काल को हमने 3 कालों में कौन कौन से बांटा, इसमें हमने एक तो बांटा है पुरापाषाण काल, पुरापाषाण काल, है ना, पुरापाषाण काल। एक हमने बांटा है मध्यपाषाण काल, मध्यपाषाण काल, है ना, पुरापाषाण काल, मध्यपाषाण काल। और एक क्या बांटा है हमने, नवपाषाण काल। हमने तो क्या ही बांटा है, पुरातत्वविदों ने बांटा है, उन्होंने अपना जीवन खपा दिया इनमें रिसर्च करते करते, और हम कहते हैं हमने बांटा है, ये हमारी गलती है, ठीक है। तो देखो ये जो 3 काल हैं पाषाण काल के, इनकी खोज कब कब हुई है ये लिखने के लिए मैंने यहाँ पे आपको बताया है। देखो सबसे पहले जो खोजा गया है वो सबसे बाद वाला खोजा गया है, नवपाषाण काल। कब खोजा गया है, उपकरण की बात करें तो 1842 में खोज लिया, और स्थल की बात करें तो 1860 में खोज लिया, है ना। इसलिए ये सबसे पहले खोजा गया है ना। तो मैं उपकरण की बात करता हूं, उपकरण वाली मैं डेट यहाँ पे लिखूं तो ये सबसे पहले खोजा गया था कब, 1842 ईस्वी में, है ना। तो ये फर्स्ट बार खोजा गया, फर्स्ट मैंने लिखा है। दूसरे नंबर पे कौन सा खोजा गया, पुरापाषाण काल, कब, 1863 में खोजा गया, है ना। तो मैं यहाँ पे लिखूं 1863 ईस्वी, ठीक है, 1863 ईस्वी ये सेकंड नंबर पे खोजा गया। और ये फिर खोजा गया 1867-68 में खोजा गया था, है ना, ये थर्ड नंबर पे चला जाएगा, ठीक है। ये कहां से खोजा गया, पल्लवरम नामक स्थान जो कर्नाटक मद्रास में पड़ता है ना। ये नवपाषाण काल 1842 ईस्वी, ये भी कर्नाटक के रायचूर में पड़ता, रायचूर के लिंग शुगर में पड़ता है। ये पल्लवरम, ये लिंग शुगर। और ये हमको देखो प्यारे साथियों, इसमें भी काफी विवाद है। कई किताबें जो हैं जैसे केसी श्रीवास्तव है वो लिखती है कि विंध्यन क्षेत्र से मिला है। मैंने भी आपको उसमें जो मध्यपाषाण काल करवाया था उसमें 2 बातें लिखी थी। एक तो लिखा था कि मिर्जापुर के मोरहना से इसके साक्ष्य मिले हैं, और मिर्जापुर को मैंने आपको गलती से एमपी लिखवा दिया था, उसको जरा आप करेक्शन जरूर कर लेना प्यारे विद्यार्थियों। थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई कि मिर्जापुर जो है उसको मैंने एमपी कर दिया था। एमपी करने के पीछे कारण यह है कि केसी श्रीवास्तव ने यही लिखा है। केसी श्रीवास्तव जो है वो लिखते हैं कि मध्यपाषाण काल का जो स्थल था वो हमको विंध्यन क्षेत्र में खोजा गया था सबसे पहले। अब विंध्यन क्षेत्र जो है ना वो अधिकांशतः एमपी में ही पड़ता है,
है ना। थोड़ा बहुत गुजरात में भी जाता है, उत्तर प्रदेश में भी जाता है, लेकिन अधिकांश जो क्षेत्र पड़ता है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो उस हिसाब से मैंने आपको मध्य प्रदेश लिखा दिया था। एग्जैक्टली मुझे भी मिर्ज़ापुर का पता नहीं था कि मिर्ज़ापुर यूपी में है, क्योंकि जो मैंने मतलब कंट्रोवर्सी मिलती है इसमें भी, है ना। तो आपको क्या सुधार करना है, छोटा सा मध्य पाषाण काल की जो पहली क्लास थी उसमें जाना, और जो मैंने नामकरण वाला पॉइंट जमाया था उसमें जाके पहला पॉइंट लिखा था मध्य पाषाण काल, है ना। उसमें मैंने आपको एक चीज लिखा है कि यहाँ पे जो स्थल मिला है वो मिर्जापुर से मिला है। मिर्जापुर, है ना। कहां से? मिर्जापुर के मोरहना से इस काल के पहले साक्ष्य से मिले थे। अब मिर्जापुर जो है ना वो मैंने एमपी करवा दिया था, उसको आप यूपी कर लेना, बस इतना सा करेक्शन है। ये कहां पड़ता है? यूपी में पड़ता है, बस यूपी कर देना इसको ना, मिर्जापुर यूपी कर देना, बस इतना सा है। बाकी विंध्यन क्षेत्र से तो मिला ही है, विंध्यन क्षेत्र लिखते हैं अधिकांश किताबें, लेकिन मिर्जापुर भी मिलता है, मिर्जापुर के मोरहना से, ठीक है। तो ये वाली बात इस परिचय में हमारे हो गई नवपाषाण काल के, ठीक है। ये पल्लवरम मैं लिख देता हूं यहाँ पे, देखो पल्लवरम, है ना, पल्लवरम। और ये तो लिखने की आवश्यकता है ही नहीं, वैसे ये लिंग सुगुर लिखा ही पड़ा है, लेकिन चलो एक जगह हो जाएगा, लिंग सुगुर, ठीक है। इस प्रकार से ये तीनों स्थान भी हमने देख लिए कि पुरापाषाण काल का जो पहला खोजा गया स्थल था वो पल्लवरम था, जहां से हमको उपकरण मिले हैं, और मध्य पाषाण काल के उपकरण मिर्जापुर से मिले हैं, और नवपाषाण काल का उपकरण जो मिला है वो लिंग सुगुर से मिला है ना। तो इस प्रकार से नवपाषाण काल का जो परिचय था प्यारे विद्यार्थियों वो हमारा यही पूरा होता है। इस परिचय को आप बेहतरीन तरीके से समझना, अच्छे तरीके से याद रखना, एक एक फैक्ट बड़ा घूम के आता है, बड़ा कंफ्यूजन होता है, इसलिए इसको आप बार बार पढ़ोगे ना तब जाके याद हो पाएगा। एमपी यूपी में देखो मैं खुद ही जो मतलब कंफ्यूज हो गया था, क्योंकि अधिकांश किताबें जो है विंध्यन क्षेत्र लिखती है, और विंध्यन क्षेत्र अधिकांश यूपी में एमपी में पड़ता है, इसलिए मैंने एमपी लिखा दिया था। लेकिन वास्तव में मैंने आज वापस क्लास को देखा और तब थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि मिर्जापुर तो यूपी में पड़ता है ना, इसलिए मैं ये वापस करेक्शन करवाया हूँ। तो अच्छे से आप चीज़ों को देखना, क्या पता क्या पूछ लिया जाए, है ना। इससे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, पर ये ध्यान रखना, इसी को तैयार कर लोगे ना आपका सवाल यहीं से फंसेगा बस, ठीक है। तो अब हेडिंग डाल दीजिए आप इसमें विशेषताएं। अब हम इसकी विशेषताएं थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूं, आप इसको अच्छे से उतार लीजिए, ठीक है। 2 नंबर पे आप हेडिंग डालो विशेषताएं। देखिए साथियों, इस काल की जो प्रमुख विशेषता थी वो थी मानव का स्थायी जीवन प्रारंभ होना, मानव का बस्ती के रूप में रहना, मानव का झोंपड़ियां बनाकर रहना, परिवार जैसी संस्था से परिचित होना, पहिए का आविष्कार होना, कृषि करना, पशुपालन करना, मृद भांडों का निर्माण करना, मतलब जबरदस्त विशेषता। कपड़े का पहली बार प्रयोग मिलना, मृण मूर्तियां मिली हैं, है ना। इस प्रकार से यहाँ पे जो काफी सारी विशेषताएं हमको देखने को मिलती हैं। तो मैं दूसरे नंबर पे यहाँ पे हेडिंग डालना चाहूंगा विशेषताएं। क्या विशेषताएं, क्या विशेषताएं थी इस काल की प्यारे विद्यार्थियों। सबसे पहले तो मैं इसमें है जो आपको बताना चाहूंगा औजारों के बारे में, क्योंकि औजारों के आधार पर ही हम इसका जो विभाजन है वो करते आए हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे यदि कुछ विशेषताएं लिखें तो सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखना चाहूंगा औजार, है ना। औजार, देखो औजार जो थे इस काल में भी पत्थर के ही बनाए जा रहे थे, लेकिन पत्थर के जो औजार थे, कुल्हाड़ी इस काल का प्रमुख औजार कुल्हाड़ी था, ब्लेड था, है ना, मैंने आपको लिखाया है ब्लेड, है ना, चाकू संस्कृति और ये सारी चीजें थी। मतलब जो मध्य पाषाण काल और पुरापाषाण काल के जितने भी उपकरण थे वो इस काल में भी थे, है ना। लेकिन इस काल में कोई नया उपकरण नहीं आया था अस्तित्व में कि कोई नया उपकरण आ गया हो, जैसे मध्य पाषाण काल में नया उपकरण तीर कमान आया था, है ना। पुरापाषाण काल में नहीं था तीर कमान, पहली बार मध्य पाषाण काल में तीर कमान आया, है ना। और तीर कमान की वजह से और छोटे उपकरणों की वजह से प्रक्षेपास्त्र विधि का जो है पहली बार प्रयोग भी मध्य पाषाण काल में हुआ था, है ना। लेकिन इस काल में जो थे वो इस काल से पहले वाले उपकरणों को बहुत परिष्कृत कर दिया गया था, पॉलिश द्वारा घिस घिस के एकदम चमकदार बना दिया गया था, तेज धार आ गई थी, भार में हल्के हो गए थे, देखने में सुंदर थे, है ना, धार भी तेज थी, आकार भी छोटा था,
उतना छोटा नहीं था जितना मध्य पाषाण काल में था। मध्य पाषाण काल में सबसे छोटे उपकरण थे, है ना। तो ये सारी विशेषताएं हम यहाँ पे लिखेंगे। तो इसमें सबसे पहले मैं लिखूं औजारों में पॉलिशदार औजार बनाए जाने लगे। पॉलिशदार औजार बनाए जाने लगे। पॉलिशदार बनाने के पीछे क्या कारण था? घर्षण के द्वारा, एक दूसरे को घिस घिस के, है ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं घर्षण के द्वारा, है ना, घर्षण के द्वारा जो है पॉलिशदार औजार बनाए जाते थे। ठीक है। इसके अलावा आप देखो, घर्षण के द्वारा जब पॉलिशदार औजार बनाए जाने लगे तो इनकी क्या क्या विशेषताएं थी पॉलिशदार औजारों की। तो मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो लिख सकता हूँ कि वजन में हल्के थे, वजन में हल्के बनाए जाने लगे, है ना। धार तेज हो गई, धार तेज। ये ध्यान रखना, इस काल के जो उपकरण थे वो सबसे तेज धार वाले थे, ये विशेष रूप से ध्यान रखना। सबसे कम जो धार थी वो पुरापाषाण काल के उपकरणों की थी, उससे अधिक धार मध्य पाषाण काल के उपकरणों की थी, और सबसे तेज धार इस काल में आई। ठीक है। मैंने पुरापाषाण काल में जो निम्न पुरापाषाण काल के जो चापर और चापिंग और जो लिखा था, है ना, गंडासा और खंदक, उनमें भी आपको तेज धार लिखा है कि जो एक साइड तेज धार थी वो था गंडासा, जिसको हम चापर बोलते हैं, और दोनों साइड जो तेज धार रहती थी वो रहता था चापिंग, जिसको हम खंदक बोलते हैं। तो तेज धार का मतलब उसमें धार थी, तेज थी, लेकिन उतनी तेज नहीं थी जितनी इतनी तेज थी। इनकी जो धार थी उससे कम तेज धार थी, वो वाली, है ना। इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होना कि सर ने दोनों जगह तेज धार लिखा है तो किसकी हम तेज माने। इस काल की तेज मानना, क्योंकि ये बाद के हैं तो काफी परिष्कृत है ना। देखो, तेज धार वहां पे लिखने का मेरा उद्देश्य ये था कि आप समझ जाएं कि यहाँ पे धार लगाई रहती थी। ठीक है, इसलिए तो वजन में हल्के हो गए, धार तेज हो गई, है ना। आकार में छोटे हो गए, आकार में छोटे, है ना, आकार में छोटे हो गए। ठीक है, आकार में छोटे हो गए। वजन में हल्के, धार तेज, आकार में छोटे हो गए, पॉलिशदार औजार बनाए जाने लगे। पाषाण के ही अभी भी उपकरण पाषाण के ही बनाए जाते थे। ठीक है, अभी भी जो उपकरण बनाए जाते थे वो पाषाण के ही बनाए जाते थे, पत्थर के ही अभी भी बनाए जा रहे थे। ठीक है, इस काल के उपकरणों को रॉबर्ट ब्रूसफुट ने 78 प्रकार में विभाजित किया है। ये मैंने आपको पाषाण काल का जब परिचय करवाया था, खोज वाला भाग जब करवाया था, तो उसमें भी मैंने आपको रॉबर्ट ब्रूसफुट के बारे में बताया था। रॉबर्ट ब्रूसफुट की उस समय पुस्तक भी लिखी थी मैंने, है ना। और 78 प्रकार से बांटे थे इसने उपकरणों को, जिसमें 41 तो थे पॉलिश युक्त, 37 थे भद्दे, है ना। इस प्रकार से 9 पाषाण काल के औजारों को ही बांटा था उसने। ठीक है, मैं यहाँ पे थोड़ा कलर चेंज कर रहा हूँ, आप कंफ्यूज नहीं हो कि कलर चेंज हुआ है तो क्या पता दूसरे पॉइंट में गया हो मामला, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आर.बी. फुट ने इस काल के उपकरणों को 78 प्रकारों में बांटा है। 78 प्रकारों में बांटा है। ठीक है, अब मैं इसके बारे में लिखाऊंगा नहीं कि 41 बौंदे, 41 तो पॉलिश वाले थे, 37 भद्दे थे, और पुस्तक का नाम वगैरह वगैरह ये सब हमने उस क्लास में लिख लिया है, तो बार बार रिपीट करके समय जाया नहीं करेंगे हम, है ना। तो ये इस काल के औजारों के बारे में बात हो गई। ठीक है, दूसरी जो विशेषता हम लिखें प्यारे विद्यार्थियों, दूसरी विशेषता जो है इसकी वो है कि जो इस काल का जो मानव था वो उसने स्थायित्व प्राप्त कर लिया था, है ना।
स्थायित्व प्राप्त कर लिया था। तो मैं यहाँ पे लिखूं कि इस काल के मानव ने स्थायित्व प्राप्त कर लिया था। स्थायित्व प्राप्त कर लिया था। अब देखिए स्थायित्व मानव कब प्राप्त करता है। देखिए प्यारे साथियों, इस काल से पहले का जो काल था उस काल में मानव कृषि कार्य नहीं करता था, भटकता रहता था एक जगह से दूसरी जगह तक। अब इस काल में मानव ने जब पहली बार कृषि कार्य प्रारंभ किया तो अब वो कैसे एक स्थान से दूसरे स्थान पर कैसे भटके, क्योंकि कृषि को वो साथ में तो ले नहीं जा सकता। जैसे गेहूं उसने माना कि बो दिया। अब गेहूं की फसल जो है कम से कम 3 से 4 महीने में या 4 से 5 महीने में तैयार होती है ना। 4 से 5 महीने में तैयार होती है। करीब 120 से 150 दिन का समय लगता है गेहूं की फसल को। अब वो गेहूं की फसल बो के वो दूसरे स्थान पे कैसे जाएगा, फसल तो यहाँ है, फसल को साथ में ले नहीं जा सकता। इसलिए इंसान को जब उसने फसल बोई तो वहीं उसको रहना पड़ा। एक जगह जब रहा तो रहने के लिए उसने फिर झोंपड़ियां बनाई, और झोंपड़ियां बनाई, एक जगह रहने लगा तो वहां पे है जो एक परिवार बस गया उसका, है ना। और जब खेती की उसने तो अब से पहले इंसान मांस पे और कंदमूल फल खाकर रहता था, लेकिन अब उसकी निर्भरता अन्न पर होने लगी। और अन्न पैदा हुआ, चारा पैदा हुआ तो उसने फिर जानवर को पालतू बनाना प्रारंभ कर दिया, पशुपालन प्रारंभ हो गया, है ना। पशुपालन प्रारंभ हो गया। देखो पशुपालन प्रारंभ हुआ, और जब अन्न पैदा हुआ तो अन्न को खेत से और अपने झोंपड़ी तक लाने के लिए इसने है जो पहिए का आविष्कार कर लिया, है ना। पहिए का आविष्कार हो गया, है ना। तो इस प्रकार से जो है इस मानव का, और जब उस अन्न को घर पे लाया, अपनी झोंपड़ी तक लाया, तो फिर उसको रखे कहाँ और अपना जो भोजन बनाए तो बनाए कहाँ, उसके लिए इसने मृदभांड बना लिए, है ना, मृदभांड बना लिए। और आग से परिचित ये हो चुका था, आग का व्यापक प्रयोग इस काल में कर रहा था, तो फिर उस भोजन को है जो पका कर खाने लगा। यहाँ से कुछ कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं, कुछ मृण मूर्तियां भी मिली हैं। तो ये सारी विशेषताएं इस काल की रही हैं। तो स्थायित्व जो आया, अब देखिए पूरा जो मध्य पाषाण काल था उसमें मानव आग से परिचित हो गया था, लेकिन व्यापक प्रयोग नहीं किया था उसने, है ना। मैंने लिखा है वहां पे भी, मृदभांड से व्यापक प्रयोग उस काल में नहीं हुआ था मध्य पाषाण काल में। यहाँ पे मृदभांड का व्यापक रूप से प्रयोग हुआ है ना। मृदभांड है, आग है, इसके अलावा हम देखें कृषि है, पशुपालन है, इन सब से परिचित तो ये जो मानव है वो मध्य पाषाण काल में हो गया था, लेकिन इन सब का व्यापक प्रयोग जो किया वो नव पाषाण काल में किया है ना। व्यापक प्रयोग करने की वजह से ही और इसके जीवन में आमूलचूल परिवर्तन आए, पूरी लाइफ स्टाइल बदल गई, समाज स्थापित हो गया, परिवार स्थापित हो गया, स्थायी रूप से रहने लगे, है ना। तो इस वजह से है जो इनका पूरा जो आर्थिक जीवन बदल गया। पहले है जो इनकी खेती नहीं होती थी, पशु नहीं होते थे, झोंपड़ियां नहीं होती थी, अब तो इनके घर भी होने लगे, झोंपड़ी भी होने लगी, है ना, और पशु भी होने लगे, खेती भी होने लगी, तो आर्थिक जीवन भी बदल गया। इस प्रकार से व्यापक परिवर्तन आने के कारण गॉर्डन चाइल्ड ने इस काल को नवपाषाणिक क्रांति कहा है, और पहली बार कृषि होने के कारण इसको कृषि क्रांति भी कहा है ना। विशेष रूप से ध्यान रखना। तो देखिए इस काल में स्थायित्व आने के पीछे क्या कारण थे। सबसे पहला कारण मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ तो हम लिख सकते हैं कि मानव ने कृषि कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले कृषि कार्य प्रारंभ किया, ठीक है, कृषि कार्य प्रारंभ किया। अब देखो कृषि करेगा तो सीधी सी बात है छोड़ के थोड़ी जाएगा, कृषि को छोड़ के नहीं जाएगा, तो स्थायित्व प्राप्त हुआ। कृषि से चारा प्राप्त हुआ, तो चारे को क्या इस्तेमाल करे, चारे को कैसे इस्तेमाल करे, तो चारे को इस्तेमाल करने के लिए इसने पशुपालन आरंभ कर दिया। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पशुपालन आरंभ किया, पशुपालन प्रारंभ किया, ठीक है, पशुपालन प्रारंभ किया, ठीक है। पशुपालन प्रारंभ किया तो पशुओं से इसको है जो दूध वगैरह प्राप्त होता है ये पशुओं से, तो दूध को गर्म कैसे करे, तो इसने मृदभांड बना लिए। क्या बना लिए, मृदभांड बना लिए, है ना। देखो रट्टा मारने की आवश्यकता ही नहीं है, पूरा कंसेप्ट है
कि मृद भांड पशुपालन ये एक साथ क्यों आ रहे हैं, क्रम से है। देखो कृषि कार्य किया तो फसल चारा हुआ, चारा हुआ तो चारे को कहाँ रखे, चारे को फिर पशुओं को खिलाएगा तो पशुओं को पालने लगा, पशुओं को पालने लगा तो दूध हुआ, भाई पशु दूध देते हैं, तो दूध हुआ तो दूध का फिर उसको गर्म करने के लिए मृद भांड बनाने पड़े। कहते हैं ना कि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होती है, इनको आवश्यकता महसूस हुई तो आविष्कार हो गया, है ना। तो मृद भांड बना लिए, है ना। मृद भांडों को है जो फिर दूध को गर्म भी तो करेंगे, है ना। तो फिर आग का प्रयोग इसमें व्यापक रूप से होने लगा, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं यहाँ पे आग का प्रयोग इसने किया, आग का प्रयोग किया, है ना। आग का प्रयोग किया, व्यापक प्रयोग किया, है ना। ये व्यापक है, सबके सब व्यापक, क्योंकि इनका प्रयोग पहले हो चुका है, मैं आपको मध्य पाषाण काल में लिखा चुका हूं, लेकिन इनका व्यापक पैमाने पर प्रयोग यहाँ पे हो रहा है ना। इसके अलावा यहाँ पे पहिए का आविष्कार कर लिया, क्योंकि खेत में जब हम अनाज हो रहा है, अन्न पैदा हो रहा है, तो उसको अपनी झोपड़ी तक लाने के लिए क्या करेंगे वो, तो पहिए का आविष्कार कर लिया, है ना। तो यहाँ पे मैं लिख दूं पहिए का आविष्कार हुआ, पहिए का आविष्कार किया, है ना। पहिए का आविष्कार किया, ठीक है, पहिए का आविष्कार कर लिया, ठीक है, पहिए का आविष्कार हो गया। और क्या हो सकता है इस समय, आप देखिए, हाँ अन्न पर निर्भर हो गया, है ना, अन्न पर निर्भरता हो गई, ठीक है, अन्न पर निर्भर, अन्न पर निर्भर, मांस व वनस्पति के साथ, मांस व वनस्पति के साथ, मांस व वनस्पति के साथ अन्न पर भी निर्भर हो गया। और अन्न में इसके पास कौन कौन से प्रमुख खाद्यान्न थे वो मैं आपको बताऊं, तो इसमें थे एक तो चावल था, चावल, गेहूं, गेहूं और जौ, है ना, चावल, गेहूं और जौ, ये जो दोनों थे गेहूं और जौ, ये इनके प्रमुख खाद्यान्न थे, है ना। गेहूं और जौ जो है प्रमुख खाद्यान्न थे, ध्यान रखना, गेहूं और जौ प्रमुख खाद्यान्न थे, ठीक है। अन्न पर निर्भर रहने लगा, वनस्पति के साथ साथ आग का व्यापक प्रयोग हो गया, मांस और वनस्पति के साथ साथ, देखो पका हुआ मांस खाने लगा, यहाँ पे आग का प्रयोग है, तो आप समझ जाना पका हुआ मांस यहीं पे खा रहा है ना, अन्न का प्रयोग हो रहा है। हाँ, स्थायी जीवन जो आरंभ हुआ है, ये मानव की स्थायित्व प्राप्त में स्थायी जीवन तो आपका आ ही जाएगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि झोंपड़ियां बनाकर रहने लगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं झोंपड़ियां बनाकर रहने लगा, झोंपड़ियां बनाकर रहने लगा, ठीक है, झोंपड़ियां बनाकर रहने लगा। इसका मतलब है कि परिवार जैसी परिवार जैसी इकाई से परिचित हो चुका था, यहाँ पे हम लिख सकते हैं परिवार से परिचित हो गया था, परिवार से परिचित हुआ, ठीक है, परिवार से परिचित हुआ। इसके अलावा मैं यहाँ पे कलर चेंज करके लिख रहा हूँ, थोड़ा ये कम दिख रहा है, इसमें इंक थोड़ी कम है ना, तो यहाँ पे मैं लिख दूँ कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं, है ना, कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं, साथ में मृण मूर्तियां भी मिली हैं, है ना, मृण मूर्तियां यानी कि मिट्टी की मूर्तियां, मृण मूर्तियां भी मिली हैं, ठीक है, मृण मूर्तियां भी मिली हैं। तो इस प्रकार से इस काल की जो विशेषताएं थी आपको समझ में आ गई। देखो कंसेप्ट बेसिक रटने की आवश्यकता नहीं है, कृषि कार्य करेगा तो पशुपालन भी करेगा, फिर मृद भांड भी बनाएगा, आग का प्रयोग भी करेगा, पहिए का भी आविष्कार होगा, अन्न पर निर्भरता बढ़ रही है, मांस व वनस्पति के साथ साथ, है ना, अन्न भी वो खा रहा है ना, और झोंपड़ियां बनाकर रहने लगा है, परिवार से झोंपड़ियां बनाकर एक जगह रहेगा, स्थायित्व प्राप्त करेगा, तो फिर परिवार जैसी इकाई तो आएगी, है ना। और कपड़े के भी साक्ष्य मिले हैं, यानी कि कपड़ा भी वो पहनने लगा है पहली बार, मृण मूर्तियां भी मिली हैं, यानी कि कुछ कला से भी वो है जो अपनी कला को भी विकसित करने लगा है। तो इस प्रकार से हम इस काल की ये प्रमुख विशेषताएं जो थी वो हमने देख ली हैं। अब हम इसका जो प्रसार क्षेत्र होगा
वो हम पढ़ेंगे, और प्रसार क्षेत्र में किस स्थान से क्या क्या चीज़ें हमको मिली हैं वो वहाँ से हम और देख लेंगे, ताकि इसकी कंप्लीट जो विशेषताएं हैं वो उन स्थलों के साथ ही पूरी हो जाएंगी, और उसके साथ ही हमारा पाषाण काल जो है पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर हम जो अगला टॉपिक होगा वो ताम्र पाषाण काल होगा। ताम्र पाषाण काल के बाद महापाषाण काल की एक क्लास होगी, और फिर पाषाण काल पूर्ण रूप से एकदम समग्र रूप से पूरा हो जाएगा, और फिर हम सीधे हमारे दिलचस्प टॉपिक सिंधु घाटी सभ्यता पर हम पहुंच जाएंगे, जिसमें बड़ा आनंद आने वाला है। ठीक है, आनंद तो आपको इसमें यहाँ भी आ रहा होगा, क्योंकि जिस प्रकार से मैं आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ वो वास्तव में आपको पूरे यूट्यूब के इतिहास में, यूट्यूब खंगाल के देखना, इस प्रकार से पढ़ाया हुआ मैटर आपको सहज ही नहीं मिलेगा, सहज ही नहीं मिलेगा। मैं कह रहा हूँ यूट्यूब तो क्या मतलब, आप पेड कोर्स के रूप में पैसे दे के भी यदि किसी का कोर्स खरीदोगे ना, वहाँ पर भी आपको इतनी मेहनत करने वाला और इस तरीके से समझाने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये कंटेंट ज़बरदस्त है, आप इस कंटेंट के भरोसे आसानी से है जो पूरी परीक्षा अच्छे से पास कर लोगे। विश्वास करना मेरा, मैंने आपसे वादा किया है तो बीच मझधार में छोड़ के जाऊँगा नहीं, और कंप्लीट सिलेबस बेहतरीन कंटेंट के साथ करवाऊँगा, पूरा करवाऊँगा, क्वालिटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। भले ही मुझे रोज़ 5-6 घंटे की मेहनत क्यों न करनी पड़े, वो करूँगा। ठीक है, आप लोगों ने विश्वास जताया है मेरे ऊपर, तो विश्वास पे खरा उतरने के लिए बेइंतहा मेहनत मैं जो करूँगा। बस आपसे भी यही गुजारिश है कि आप भी बेइंतहा मेहनत करना प्यारे विद्यार्थियों। सफलता जो होती है ना वो त्याग मांगती है, बिना त्याग के कोई भी इंसान सफल नहीं हो सकता, चाहे उसके घर में कितनी ही सुविधाएं क्यों ना हो, और चाहे वो कितना ही कंगाल क्यों ना हो, कितनी ही सुविधाओं का अभाव हो, चाहे किसी के पास कितनी ही सुविधाएं हो, मेहनत सबको करनी पड़ती है, त्याग करना ही पड़ेगा। यदि आपको चमकना है ना तो बिल्कुल सूरज सा आपको तपना पड़ेगा, तभी जाके आप चमकोगे। आपको यदि पूजा करवानी है ना खुद की, तो जैसे एक पत्थर होता है ना, वो जब तक छेनी और हथौड़े की चोट नहीं सह लेता तब तक उसकी पूजा नहीं होती, है ना। इसलिए बिल्कुल तपते रहिए, लगातार मेहनत करते रहिए, कड़ी मेहनत करते रहिए, तभी आपको सफलता मिलेगी। बस मैं कह रहा हूँ साल भर की बात है, एक साल भर आप मेरे साथ जुड़े रहिए, आपका पूरा जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन आ जाएगा। आप मतलब अपने आप को इतना इम्प्रूव महसूस करोगे कि आप मतलब सोचा नहीं होगा आपने। मतलब सब्जेक्ट को इस लेवल पे जब पढ़ दोगे ना आप, तो आपको नौकरी की चिंता रहेगी नहीं, आप जहां भी खड़े हो जाओगे ना कमाल करोगे। ठीक है, तो इसलिए बस आज के सेशन को समाप्त करते हैं यहीं। अगली जो क्लास होगी नवपाषाण काल के जो प्रसार क्षेत्र को हम पढ़ेंगे, तब तक के लिए आप अच्छे रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।